क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक दिन फिर डिले हो गया, वीडियो नहीं बन पाई किसी वजह से। तो आज बिन देरी करे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कुछ एक टर्म सीधे सीधे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ऐसी पूछ ली जाती हैं जिस तरीके से बोर्ड पे लिखी हैं। ये एक तरीके से डिसेबिलिटीज हैं, जो हमारा डिसेबिलिटीज और पुराना पोर्शन हमारा रह गया था गिफ्टेड और टैलेंटेड, और उस जो हमारा लेक्चर था पिछला लेक्चर उससे पहले का। तो ये कुछ एक सीधी सीधी टर्म है जो पूछ ली जाती है, और इसके बारे में हमें ध्यान भी होना चाहिए कि ये क्या क्या टर्म्स है और इनसे क्या क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है और इनका सीधे सीधे मतलब क्या रहता है, जो जरूरी भी है क्योंकि सुनने में कई बार एक जैसी लगती है पर इनके मतलब हर किसी के अलग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक सेकंड। डिसलेक्सिया आपका है कि कुछ एक बच्चे, ज्यादातर बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, बच्चे जो आपके टीनेजर तक है उनमें क्या दिक्कत आ जाती है? उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, उन्हें सीखने और याद करने में दिक्कत हो जाती है। सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, जैसे आपके क्या होता है, इतने अल्फाबेट है इंग्लिश में, उनसे वर्ड बनते हैं, फिर उनसे लेटर्स बनते हैं। तो कोई एक लेटर लिखा है उसको सीक्वेंस वाइज, मतलब पहले क्या आएगा फिर क्या आया फिर क्या आना है, उसको उन्हें सोचने समझने में दिक्कत हो जाती है। और क्या होता है? विजुअल मेमोरी में लॉस आ जाना। विजुअल मेमोरी के लॉस का मतलब सीधे सीधे ये है कि जो पढ़ा उन्हें याद नहीं है, जो पढ़ा वो भूल गए। इस तरीके से जो कुछ एक डिसेबिलिटीज है वो आपकी आती है डिसलेक्सिया में। नंबर वन। नंबर टू आ गया आपका, इसको एप्रेक्सिया भी बोलते हैं, आपको इसको डिस्प्रेक्सिया भी बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल, दिमाग से जुड़ी हुई डिसेबिलिटी है। इसमें हम क्या क्या हमें सफर करना पड़ता है, इसमें क्या है कि उनको डिफिकल्टी आ जाती है उन बच्चों को टू परफॉर्म, टू एग्जीक्यूट, टू कैरी स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट करने में उन्हें दिक्कत हो जाती है। स्किल्ड मूवमेंट क्या है बच्चों के लिए? स्किल्ड मूवमेंट क्या है बच्चों के लिए? स्किल्ड मूवमेंट ये है, हाथ में पेन पकड़ना, हाथ में पेन पकड़ के लिख देना, उसके बाद पेजेस पलट देना, बुक उठा के इधर रखना, या आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो कुछ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर देना। तो वो जो स्किल्ड मूवमेंट है पूरी बॉडी के, हाथ और पैर के, उन्हें करने में उन्हें दिक्कत आ जाती है, जिससे उन्हें एक डिसेबिलिटी इसके अंदर आ जाते हैं, एप्रेक्सिया और डिस्पेक्सिया। एक ही प्रॉब्लम के दो वर्ड। तो ये दो चीज निपटी। अब क्या है? तीसरे नंबर पे आता है, इसको हम बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया या डिस्कैल्कुला बोल दो। ये एक इस तरह की डिसेबिलिटी है कि आपके बच्चे में या फिर बच्चों में सीधे सीधे क्या डिसेबिलिटी आ गई, उनमें डिसेबिलिटी आ गई कि अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कई सारे होते हैं, कैलकुलेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, इसका मतलब वही है, फॉर्मूलेज हैं, उससे भी पहले वो है, न्यूमरल्स हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, ऑपरेशन सिस्टम है आपके। जैसे ये हो गया आपका, यहीं लिख देते हैं, उन्हें ये नहीं पता वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000 हो गए। इस तरीके से उन्हें प्लेस वैल्यू में दिक्कत है, फेस वैल्यू पता लगाने में दिक्कत है। उनसे कोई मैथमेटिकल एंटिटी लिखी या कोई नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है आपका 1 लाख रुपए, तो 1 लाख लिखा है, मैंने रुपए गलती वो बोल दिया, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये क्या है। वो इसको 10,000 भी बोल सकते हैं, वो इसको 1,000 भी बोल सकते हैं। उनमें ये दिक्कत आ रही है उन्हें, ये कॉमे कहाँ लगाने हैं। ये कॉमा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ कहाँ लगते हैं। और फर्स्ट लगता है राइट से लेफ्ट जाते वक्त आपके, थर्ड, उसके बाद न्यूमेरल वैल्यू के बाद, उसके बाद हर दो के बाद ये लगते चले जाते हैं। खैर ये एक अलग चीज हो गई मैथ की। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में दिक्कत आ गई। अब फोर्थ नंबर पे आता है आपका एस्पीशिया। इसमें क्या है? ये एक दिमागी, और ये भी न्यूरोलॉजिकल थी, नंबर सेकंड, और नंबर फोर में भी कुछ इस तरीके से ही है कि दिमाग में लेफ्ट लोब में कुछ दिक्कत आ जाना, किसी चोट लग जाना, या बचपन से उसका डेवलपमेंट ना हो पाना, उसके चलते उनमें इंपेयरमेंट आ जाता है। किसको लेके? अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ उन्हें पढ़ के सुनाया,
पर उन्हें वो चीज समझ नहीं आ रही, वो दिमागी किसी दिक्कत की वजह से वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ ना समझने की वजह से उन्हें जो सामने वाले ने कुछ शब्द बोले, कुछ वाक्य बोले, कुछ सेंटेंस बोला, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये आता है स्पीच में। अब आपके क्या है, डिस्थामिया, डिस्थीमिया बोल दीजिए। ये एक अलग है। इस ये थोड़ा थोड़ा सिंपल है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि कई लोग होते हैं उनका मूड चेंज हो जाता है बड़ी जल्दी से। अभी हंस रहे हैं, हंसते हंसते शांत हो जाएंगे, या बिल्कुल शांत है तो फिर हंस देंगे, या कुछ कर रहे हैं करते करते रुक गए, फिर से काम शुरू कर दिया। तो मूड चेंजिंग रहता है उनका, किसी चीज को लेके मूड बनाया कि आज हमें ये काम निपटाना है, कुछ वक्त बीता, उनका मूड चेंज हो गया, अब नहीं, चलो छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। तो मूड चेंजिंग हो गया, और कुछ एक डिप्रेशन रहता है उन्हें, इसी के चलते उन्हें डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और ये दो ही चीजें इसमें आती है आपके डिस्थीमिया में। फिर आप एक आता है इसमें आपका डिसलेक्सिया। इसमें क्या है, ये भी एक आपका लर्निंग डिसऑर्डर है दैट इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने के तरीके, एक दूसरे अपने चीजों को समझाना, अपना व्यवहार दूसरों तक बताना, दूसरे का व्यवहार खुद के लिए समझ लेना, उस चीज को लेके, उस कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके ये आपका डिसऑर्डर आ जाता है। ये बेसिकली डिसऑर्डर है सारे के सारे। और ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ऐसी कि आपको ये बोल देगा कि एक पर्सन है, उसे रीडिंग में डिसऑर्डर है, अ पर्सन हैविंग अ डिसऑर्डर इन रीडिंग, सीधा सवाल हो गया और उसका आंसर ये रहा, डिसलेक्सिया। कुछ नहीं सोचना, रीडिंग की बात ये हो रही है न्यूरोलॉजिकल में, जिसमें स्किल्ड मूवमेंट की दिक्कत हुई, उसका आपका एप्रेक्सिया, इस तरीके से ये है। अब एक ये चीज हो गई आपकी, एक इसमें डिस्कस करना है, लास्ट वाला रह रहा है आपका, ये आपका एफेशिया। एफेशिया, इसमें क्या है, एफेशिया में आपका ये है, वे यू कम्युनिकेट, वे यू कम्युनिकेट, impact on speech as well as way you understand both spoken and written languages। इसका अब क्या मतलब हुआ, आपके बात करने का तरीका, स्पीच पे इम्पैक्ट, आपके बोलते समय जो आप बोल रहे हैं उसको स्पीच है, आप स्पीच से दे रहे हैं, बोल रहे हैं, एज वेल एज वे यू अंडरस्टैंड, अब आप चीजों को समझ भी रहे हैं, आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, क्या किसी के बोले हुए लिखे हुए शब्द या भाषा को, उसमें अगर आपको समझने और अपनी बात बताने में दिक्कत आ रही है किसी को, तो आप आते हैं एफेशिया के अंदर। ये तो एक टॉपिक हो गया। अब एक चीज और थी, मुझे एक टर्म के बारे में और बताना था आपको, कि मैं डस्टर उठा लूं। ये टर्म थी आपकी, एक सेकंड मार्कर कहाँ गया, इसके फोल्डिंग, ये इसी में आती है। ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एक टेक्निक है जो टीचर्स के लिए है, या उन बच्चों को हम इसमें ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ एक एफर्ट करते हैं जिससे वो समझ पाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खुद प्रॉब्लम दी गई, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, पर पर अगर बाय टीचर, पीयर्स या पेरेंट्स, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो वो उस चीज को या उस प्रॉब्लम को या वो जो दिक्कत है उनके लिए, वो बड़े फिर आराम से कर लेते हैं। तो स्कैफोल्डिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो इसी में ही आती है। ये एक काफी बड़ा टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। तो इसमें बाकी जो इनके क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर है या फिर जो ज्यादातर रहते हैं आपके सैंपल पेपर में भी, और वो तो हम देखेंगे कि कुछ एक डिसेबिलिटीज थी, इसके बारे में हमें जरूरी था कि आपको बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। और स्कैफोल्डिंग, ये आपसे ये भी ऐसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि क्या है स्कैफोल्डिंग, वो है
जिसमें बच्चे अपने आप से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते, पर एक सपोर्ट मिलने के बाद वो बाय टीचर, पीयर्स मतलब उनके साथी लोग, उनके कोलीग्स, और बाय पेरेंट्स, उनके पेरेंटल सपोर्ट मिल जाए, टीचर की मिल जाए, साथियों की मिल जाए, तो फिर उन क्वेश्चनों का आंसर निकाल लेते हैं। एक तो ये टर्म थी। एक चीज और मुझे बतानी थी। अब कुछ एक चीज है आपकी, जैसे आईक्यू लेवल हमने बताए थे उस दिन, हमने शुरुआत करी थी 90 से ऊपर गए थे, पर जो बच्चे जिनमें आईक्यू लेवल 80 से 90 के बीच में है, उनके लिए कुछ एक चीज गई गई है, आप देखिए इसे। क्योंकि ये भी ऐसे पूछ लेता है कि आपको दे देगा कि कुछ बच्चे, एक बच्चा है वो स्लो लर्नर है, कई लोग इन्हें मेंटली सिक भी बोल देते हैं। या एक चीज और थी, वो भी मैं इसमें लिखना चाहूंगा। देखिए, चीज कोई नहीं छूटनी चाहिए जब आपके लिए हो रही, एक एक टर्म होनी चाहिए। या जिन बच्चों का माल एडजस्टेड बिहेवियर है, जिनकी आईक्यू लेवल 80 के 90 के बीच में है, और वो उनको ऐसे करेक्टराइज करा गया है कि जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, कुछ बच्चे मेंटली सिक हैं, रिटार्डेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लो लर्नर है तो ये सीख नहीं सकते। धीरे धीरे ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आम बच्चों की तरह सीख पाएंगे और अच्छे ग्रेड्स ला पाएंगे। तो स्लो लर्नर, मेंटली सिक कई लोग इन्हें कह देते हैं, या माइल्ड एडिक्टेड बिहेवियर कहा जाता है इनके बारे में कई चीज। तो इन्हें बैकवर्ड चिल्ड्रंस भी बोल देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं। या आपसे पूछ लेगा बैकवर्ड जो चिल्ड्रन है, बैकवर्ड मतलब यहाँ वो SC ST OBC से नहीं है, यहाँ मतलब है आईक्यू से। जो बच्चे जिनकी आईक्यू 80 से 90 के बीच में हो गई है, वो बैकवर्ड चिल्ड्रंस कहले जाते हैं आईक्यू लेवल से। और उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करे जाते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आज एक टॉपिक था। मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा बहुत इसमें पता चला होगा। आपके नोट्स या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें लगभग ये जो टर्म्स डिस्क्राइब करी गई थी 1 नंबर से 7 तक, जो अभी तो थोड़ा मिटा दिया है इसमें, ये एज एज इट इज पूछ ली जाती है क्वेश्चन में। तो समझ ले इन 7 में से अगर एक या दो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधे सीधे 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के। तो आज यही था, छोटा सा वीडियो थी, कई सारी चीज़ हमने इसमें पता करी, डिस्कस करी। तो वही रोज की तरह लास्ट की एक लाइन, चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब किए और शेयर किए। देखिए, वीडियो में जितना हम सर्कुलेट कर पाएंगे, जितना जान पाएंगे, इतना हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। साथ के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड के चलते चलते तैयारी कर रहे हैं या उसके बाद जो तैयारी कर रहे हैं टीईटी एग्जाम्स की, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी रहता है। और ये एज इट इज पूछ ले जाते हैं। आपका यूपी टेट में टीईटी और जितने भी हैं, एच टेट है, यूके टेट है, उत्तराखंड टीईटी या सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सब में ऐसे ही पूछ लेंगे, हरियाणा टेट वगैरह में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, नमस्कार।